जब पेप्टाइड बॉन्ड का स्ट्रक्चर देख रहे थे हम लोग, तो हम लोग कुछ ऐसे बनाया था। ये हमारा दो अमीनो एसिड है। दोनों अमीनो एसिड किस बेसिस पर एक दूसरे से डिफरेंट है? इस आर ग्रुप के बेसिस पर। ये दोनों का डिफरेंस का कारण है। और जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड किसके किसके पीछे बनता है? वो बॉन्ड बनता है इसके पीछे। चूंकि एनहाइड्रिक बॉन्ड है ये, तो निश्चित रूप से ये एनहाइड्रिक बॉन्ड को ही फॉलो कर रहा है। और इसके कारण क्या होता है? इसके कारण होता है कि एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। आप सब लोग को पहले से भी आइडिया होगा, लेकिन ये रिएक्शन का जो बेसिस है वह है न्यूक्लियोफिलिक अटैक। इस पर हम चर्चा एक बार करेंगे अच्छे से। लेकिन अगर ऐसे हो जाए तो क्या होगा? होगा ये कि वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और पेप्टाइड बॉन्ड बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। इसका जितना अभ्यास हो उतना अच्छा है, क्योंकि दिमाग में सब बातें सेट रहनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर का अभ्यास इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आने वाले वक्त में जब हम प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि जितना अभ्यास इस स्ट्रक्चर का होगा उतनी ही बारीकी से हमें बातें समझ में आती है। ठीक है ना? अब आप गौर करें, यहाँ पर ये जो बॉन्ड बना है, ठीक है, ये बॉन्ड, मैं थोड़ा इसको हल्का कलर ले लूं। ये जो बॉन्ड यहाँ बना है, ये बॉन्ड क्या है? ये है पेप्टाइड बॉन्ड। वी ऑल नो इट। यही पेप्टाइड बॉन्ड होता है। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड हो गया। इस साइड एक अमाइनो एसिड है, इस साइड दूसरा अमाइनो एसिड है। अब दोनों अमाइनो एसिड का ओरिएंटेशन देखिए। ये अमाइनो एसिड में अगर आर ग्रुप ऊपर की ओर है, इस अमाइनो एसिड में आर ग्रुप नीचे की ओर है। इसका मतलब ये जिगजैग पैटर्न में अरेंज है। जिगजैग पैटर्न में। जिगजैग पैटर्न कैसे हम लोग करते हैं? तो जिगजैग पैटर्न कहते हैं कि ऐसे जिगजैग, इस पैटर्न में ये बनता है। अब अगर इसको जिगजैग पैटर्न में हम बनाए तो कैसे बनाएंगे? ये ऐसे 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 ऐसे, है ना? अब देखिए यहां पर क्या जुड़ा हुआ है? आर ग्रुप। यहां पर क्या है? डबल बॉन्ड ओ। यहां पर क्या है? NH। यहां पर क्या है? आर ग्रुप। यहां पर क्या है? डबल बॉन्ड ओ। अब देखने की कोशिश कर रहे हैं मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस तरीके से हम लोग एक जिगजैग में इसको फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है ना? कि कैसे जिगजैग में सारा काम चला। जितने भी एंगल्स हैं वो सारे कार्बन हैं। जितने भी एंगल हैं वो सब क्या है? कार्बन है। इस प्रकार से पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब पेप्टाइड बॉन्ड अभ्यास कितना फास्ट होना चाहिए इसको मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना? ये तो बॉन्ड बनाना सीख गए, पहले भी जानते हैं, अभी भी आपने रिफ्रेश किया अपने आप को। अब हमारे पास मुद्दा यह है कि हम कितना जल्दी इस स्ट्रक्चर को फॉर्म कर सकते हैं बिना कोई परेशानी के। तो सब लोग अच्छे से गौर करिए। हम एक जिगजैग बना रहे हैं और कोई हमको कहे कि ठीक है, इस जिगजैग को आप अमाइनो एसिड के चेन के रूप में बनाइए। ठीक है ना? तो फिर हम अपना शुरू करते हैं यहाँ से काम। देखिए कैसे होता है। पहले चुपचाप S3N। ठीक है, यहाँ लिखे अल्फा कार्बन।
ये हो गया R1, ये है कार्बोनाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर N होगा, यहाँ पर H हो गया। ये आपका कौन सा बॉन्ड हो गया? पेप्टाइड बॉन्ड। फिर N जो है वो अल्फा कार्बन से जुड़ा होता है, तो ये हो गया अल्फा कार्बन। तो R कहाँ चला आया? नीचे। फिर ये कार्बोनाइल का है तो डबल बॉन्ड O हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना? ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O हो गया। ये डबल बॉन्ड O हो गया तो ये फिर दूसरा अमीनो एसिड का N ग्रुप है, ये हो गया यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड। फिर ये अल्फा कार्बन हो गया, तो फॉर्मेट फिक्स है R3। ये कार्बोनाइल ग्रुप हो गया C डबल बॉन्ड O, ये दूसरे अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप हो गया N, ये हो गया पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, और ये अल्फा कार्बन है R4। अब देखें कि इसमें एक बड़ा पर्टिकुलर फॉर्म में सब चीज को देख रहे हैं हम लोग। अब गौर करिएगा, ये एक अमीनो एसिड है, दिस इज द फर्स्ट अमीनो एसिड। उसके बाद क्या है? यहां से लेकर यहां तक ये दूसरा अमीनो एसिड है, ठीक है। फिर यहां से लेकर यहां तक तीसरा अमीनो एसिड है। फिर यहां से लेकर आगे चौथा अमीनो एसिड है। आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर 4 अमीनो एसिड है? कैसे पता चलता है? R1, R2, R3, R4। और अगर आप गौर करें यूनिट में, इस पूरे यूनिट में आपको क्या दिख रहा है कि भले कितना भी लंबा दिखे, एक अमीनो एसिड में मैक्सिमम इतने ही पार्टिसिपेंट होंगे। इतने पार्टिसिपेंट कौन कौन है? अगर मुझे इन्हें आइडेंटिफाई करना हो तो मैं करूंगा कि एक अमीनो ग्रुप, मैं कहूंगा कि एक अमीनो ग्रुप होगा, ठीक है, एक अल्फा कार्बन होगा, एक अल्काइल ग्रुप होगा, एक कार्बोनाइल ग्रुप होगा। मतलब ये हर जगह फिक्स होगा। बोलेंगे सर एक बार फिर से आप अगले में बता दीजिए, ठीक है। एक अमीनो ग्रुप होगा, एक अल्फा कार्बन होगा, एक आर ग्रुप होगा, एक कार्बोनाइल ग्रुप होगा। सर एक बार फिर से आप बोलिए। एक अमीनो ग्रुप होगा, एक अल्फा कार्बन होगा, एक आर ग्रुप होगा, एक कार्बोनाइल ग्रुप होगा। एक अमीनो ग्रुप होगा, एक अल्फा कार्बन होगा, एक आर ग्रुप होगा। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू रिपीट द सेम थिंग। अमीनो ग्रुप अल्फा कार्बन आर ग्रुप कार्बोनाइल ग्रुप, अमीनो अल्फा कार्बन आर ग्रुप कार्बोनाइल ग्रुप, अमीनो अल्फा कार्बन आर ग्रुप। मीन्स यही 4 पार्टिसिपेंट जो है वो हमेशा रिपीट होते हैं। इसलिए कोई भी प्रोटीन हो, कितना भी बड़ा क्यों नहीं हो, उसके रिपीटेटिंग यूनिट यही 4 होते हैं। मतलब एक अमीनो एसिड का जो 4 कंपोनेंट है। ये जो 4 कंपोनेंट्स हैं, ये कौन कौन से कंपोनेंट हैं? ये 4 कंपोनेंट हैं। पहला अमीनो ग्रुप, दूसरा क्या है? अल्फा कार्बन, ठीक है, अल्फा कार्बन। इससे मैं इसको भी अल्फा अमीनो ग्रुप ही बोलूंगा, अल्फा अमीनो ग्रुप। तीसरा कौन है? तीसरा है आर ग्रुप। तीसरा है आर ग्रुप। चौथा कौन है? चौथा हम लोग कहते हैं कि चौथा है अल्फा कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल इससे बोलने की ऑलरेडी नाइल मतलब अमीनो ग्रुप से जुड़ा हुआ है। अगर ये फ्री रहता तो कार्बोक्सिल ग्रुप कहलाता। यही 4 पार्टिसिपेंट हर जगह रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना। हर जगह यही 4 पार्टिसिपेंट रिपीट होते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा रिपीट नहीं होता। जैसे अमीनो ग्रुप, अल्फा कार्बन, आर ग्रुप, अल्फा कार्बन। फिर मतलब दिस इज द सेम थिंग। कोई भी पेप्टाइड बॉन्ड जब बनता है उसमें यही फॉर्मेट फॉलो होता है। किसी को सवाल पूछना है? हेलो सर। हाँ जी। हाँ सर, अल्फा कार्बन से रिलेटेड एक डाउट था। सर ये आप बता रहे थे कि ये किसी भी फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली जो कार्बन अटैच होता है वही अल्फा कार्बन होता है।
तो अगर किसी कंपाउंड में दो तरह का अलग अलग फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो फिर उसमें अल्फा कार्बन को हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे? इसमें इस कंपाउंड में दो ही कंडीशन में ये दो अब बातों से सवाल होता है। एक कि इस चेन में अल्फा कार्बन, ठीक है, और दूसरा आर ग्रुप में अल्फा कार्बन, ठीक है ना। हमेशा याद रखिएगा कि जो पेप्टाइड चेन होता है ये पेप्टाइड चेन का अल्फा कार्बन है। आर ग्रुप का अल्फा कार्बन जो है वो आर ग्रुप के फंक्शनल से होगा। जैसे कि अगर आपको याद होगा कि आप लोगों ने पढ़ा था इप्सिलॉन अमीनो, ठीक है ना। इप्सिलॉन अमीनो नाइट लाइसिन का फंक्शनल ग्रुप है, बट ये आर ग्रुप पर है, ठीक है ना। तो अगर हम इधर काउंट करेंगे तो इसके बाद वाला जो पहला कार्बन, ये एकदम एक हाइपोथेटिकल ये है, मतलब नेमिंग पैटर्न है, समझ गए ना। कोई भी फंक्शन जैसे कि नहीं होता है प्रॉक्सिमल डिस्टल, है ना, आपका गेट आपसे नजदीक है लेकिन हमसे बहुत दूर है, तो ये देखने का जो फ्रेम है आप किस जगह, उसी बेसिस पर अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन का जगह कभी फिक्स नहीं होता है, वो देखने वाले की जगह से फिक्स होता है, ठीक है, कि आप किस जगह से उसको देखना चाह रहे हैं। अभी चर्चा कर लेंगे एक बार हम। अभी आपको पढ़ा वो जो हम लोग आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पढ़ रहे थे, जिसको मैंने कहा कि चूंकि एक क्लास लगेगा उसमें, अभी उसी पर हम काम शुरू करेंगे। हम एक बार आर ग्रुप पर उसकी चर्चा हम एक बार फिर से कर देंगे। और कुछ किसी को? चलिए, अब आइसोइलेक्ट्रिक पीएच का एक भाग हमने इसे क्लास में समझाया था। और क्या भाग था वो? तो वो भाग था कैसे एक मीडियम जो कि सेल का मीडियम है और उसमें पीएच जो है वो अगर एसिडिक है ना, एसिडिक, या फिर वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल, या फिर वो बेसिक है, बेसिक, तो किस प्रकार से अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में बदलाव आता है, किस प्रकार से अमाइनो एसिड के चार्ज पर बदलाव आता है। कल बड़ा एक सिंपल सा हम लोगों ने फॉर्मेट को देखा था कि अगर कोई अमाइनो एसिड है एसिडिक मीडियम में, उस पर जो भी फंक्शनल ग्रुप है वो हमेशा क्या होगा, एसिडिक होगा। ये देखा था हम लोगों ने। देखिए, सब लोग अभ्यास करते हैं मेरे पढ़ाने के बाद कि सब लोग इंजॉय करने लगते हैं। अच्छा, अभ्यास करते हैं, बहुत बढ़िया। देखिए, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, लेकिन वही जब यही कंपाउंड जब पहुंच जाता है किसके पास, बेसिक अपने स्टेटस में पहुंच जाता है, तो यहाँ पर सारे बेसिक ग्रुप होते हैं, लाइक अमीनो, लाइक कार्बोक्सिलेट। आपको याद होगा कि ये दोनों कंपाउंड जो है वो बेसिक है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक बेस है। और जब यही कंपाउंड बीच में रहता है, अपने आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पर रहता है, तो इसमें दोनों वीक होता है ना, एसिडिक भी वीक और बेसिक भी वीक कंपाउंड होते हैं। सब लोग याद आ गया होगा, इसी की चर्चा मैंने की थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये वीक बेस, सॉरी वीक एसिड, और ये वीक बेस होता है। और ये जो रिवर्सल प्रोसेस है, जो इधर से इधर भी होता है और ये वापस भी हो सकता है, ठीक है ना। ये एक रिवर्सल प्रोसेस है जो डिपेंड करता है कि क्या है। अब यदि एसिडिक से बेसिक की ओर जा रहा है तो इससे क्या निकलता है, प्रोटॉन, H+ आयन। वो H+ आयन कहाँ है, कहाँ लोकेट करता है वो H+ आयन? बोले सर वो अभी यहाँ लोकेट करता है। जब फिर ये न्यूट्रल से बेसिक की ओर बढ़ता है तो फिर क्या निकलता है, प्रोटॉन। और अभी प्रोटॉन कहाँ से निकलता है, ये NH3 के पास से निकलता है। और जब यही प्रोसेस उलट जाए तो इसको मिलता है प्रोटॉन। अब देखिए, नीचे का प्रोसेस में चल रहा है, यहां से इसको मिलेगा प्रोटॉन इस जगह पर, ये नहीं, ऊपर स्ट्रॉन्ग इसको मिलेगा, तो रिजल्ट क्या होगा, ये NH3 हो जाएगा। फिर एक प्रोटॉन मिलेगा H+ आयन, उसको कौन एक्सेप्ट करेगा, ये ग्रुप, और क्या बन जाएगा ये। तो ये इसी प्रकार से ये काम करता है, ठीक है।
अब ऊपर वाले स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, चूंकि प्रोटॉन निकल रहा है उसको हम लिखेंगे डी प्रोटोनेशन, ठीक है, और नीचे में प्रोटॉन जुड़ रहा है उसको लिखेंगे प्रोटोनेशन, ठीक है। इसका मतलब है कि जब भी डीप्रोटोनेशन होगा, डीप्रोटोनेशन causes basic acidity to basicity। मतलब डीप्रोटोनेशन से क्या होता है, एसिड से कोई कंपाउंड बेस में बदल जाता है। और अगर यही चीज हम प्रोटोनेशन के लिए, तो प्रोटोनेशन causes basicity to acidity। मतलब प्रोटोनेशन से क्या होता है, बेस से एसिड हो जाता है। वैसे हम सब लोग जानते हैं कि किसी भी जगह अगर हम प्रोटॉन डालें, मान लो कि एक ये कंपार्ट है लाइसोसोम का, और इसमें अगर हम H+ आयन को डाल दें, प्रोटॉन को, तो ये क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। क्या हो जाता है, ये एसिडिक हो जाता है। तो ये प्रोटॉन डालने से एसिडिटी बढ़ता है। ये टर्म भी एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है आपसे, प्रोटोनेशन एंड डीप्रोटोनेशन। उस वक्त आप थोड़ा सा भी भ्रम में मत रहिएगा। प्रोटॉन निकलेगा तो एसिड से बेस हो जाएगा, और प्रोटॉन जुड़ेगा तो बेस से एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। किसी को सवाल पूछना है? चलिए, कोई सवाल नहीं है। अब यहाँ पर हमने कल दो सिंबॉलिक यूज किया था जो टाइट्रेशन में यूज करते हैं लोग। एक हमने किया था यूज pKa, और एक यूज किया था pKb, ठीक है। ये pKa और pKb जो है, ये एसिडिटी का आप जानते हैं कि सारा सारा जो है वो केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री में क्या होता है कि सबके वैल्यू ऑब्टेन किए जाते हैं, सब वैल्यू ऑब्टेन किए जाते हैं। तो वैल्यू ऑब्टेन करने का मतलब क्या होता है, तो वैल्यू ऑब्टेन करने का मतलब होता है कि हम एक्चुअली एक न्यूमेरिकल डेटा लेते हैं। कौन सी डेटा लेते हैं, न्यूमेरिकल डेटा। आप सबके पास स्टडी मटेरियल है, आप स्टडी मटेरियल में चले जाएंगे सब लोग, तो देखेंगे कि सर ने कुछ न्यूमेरिकल डेटा पुटअप किया है वहां पर, और ताकि आइसोइलेक्ट्रिक पीएच जो है हम ऑब्टेन कर सकें। मैं उसी क्वेश्चन को निकाल लेता हूँ, मुझे याद है, तो मैं तो ऐसे मतलब पढ़ाता हूँ आप लोग क्वेश्चन। अब देखें कि पीके ए जो है उसको लोग pK1 भी बोलते हैं, ठीक है। pKa लोग pK1 भी उसको बोलते हैं कई बार, और उसको pK2 भी बोलते हैं, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है, एक ही चीज है वो, ठीक है। अब हमको पीआई निकालना है। पीआई का मतलब क्या होता है, पीआई का मतलब होता है आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। अब ये आइसोइलेक्ट्रिक पीएच का मतलब पहले क्या होता है, ये भी तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। आइसोइलेक्ट्रिक पीएच, आइसोइलेक्ट्रिक पीएच का मतलब कितने लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, पूछिए। किसी में आइसोइलेक्ट्रिक पीएच शब्द से समझने में दिक्कत? अच्छा, मतलब सबका क्लियर है, बहुत बढ़िया। आइसोइलेक्ट्रिक पीएच वो पीएच का वैल्यू है जब नेट चार्ज जो है वो क्या हो, 0। यही आइसोइलेक्ट्रिक पीएच, हमेशा याद रखिएगा। जब किसी अमाइनो एसिड पर नेट चार्ज जो है वो क्या हो, 0, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा आप लोग, सर फिर मैं वापस आ गया हूँ। तो जिस पर नेट चार्ज 0 हो, तो नेट चार्ज 0 कैसे फॉर्मूला हम लोग कहते हैं, इसको इस फॉर्मूला को हम लिखते हैं, ठीक है, pKa प्लस pKb, ओके, डिवाइडेड बाय 2। लोग इस फॉर्मूला को ऐसे लिखते हैं, या कई बार नहीं होता है कि
बात एक ही चीज है, लेकिन नाक सीधा नहीं पकड़ के उल्टा। कई बार लोग क्या करते हैं, हाफ हाफ लिखकर और उसके बाद फिर से लिखते हैं PKA प्लस PKB। एक ही चीज है दोनों, हम सब जानते हैं एक ही चीज है। अब PKA की जगह PK1 भी लिखा जा सकता है, PKB की जगह PK2 भी लिखा जा सकता है, उसमें कहीं भी भ्रम की स्थिति मत रहिएगा, ठीक है ना। कह रहे सर तो AB बताए, यहाँ तो 1 2 पूछ रहा है। अब ये PKA और PKB मैं ऊपर वाले को मिटा दे रहा हूं क्योंकि ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में छप चुका है। सबको ही मिटा देते हैं, ठीक है ना। हाँ, अब देखिए, अगर हमको PI वैल्यू निकाल, अब जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जो पॉपुलर एग्जांपल है वह 0.1 मोलैरिटी ग्लाइसिन एट 25 डिग्री सेल्सियस। मैंने शुरू में बताया था कि पीएच में आपका टेम्परेचर का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब लोगों ने कहा कि इसका आपको PI वैल्यू निकालना है। PI वैल्यू इसका क्या होगा? तब व्हेन, जबकि PKA is equal to 2.34 and PKB is equal to 5.97। ठीक है, अब हमारे पास ये क्वेश्चन दे दिया था, एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन हो गया। उन्होंने क्या किया, आराम से डेटा को डाला, PI is equal to PKA 2.34 plus PKB 5.97 and divided by 2, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 2। यही हम लोग करते हैं, तो कर दिया हमने भाई, चलो इसको दे दो यहाँ पर। अब हमने आराम से क्या किया, जोड़ दिया इसको, हाँ, इज इक्वल टू 8.7 कितना हो गया, 8.27 होगा, हाँ 27 है। हाँ 27, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, क्या वैल्यू आ गया, 4.1, 13 दूनी 26, 135, यही वैल्यू आया। तो हमारा जो PI वैल्यू आया वो क्लियर हो गया कि अब तीसरा वैल्यू मिल गया, वैल्यू 4.134। देखो एक चीज में याद रखो, हमारे गुरुजी हैं, ठीक है ना, अभी प्रोफेसर ही हैं, वो हमें बोल देते हैं कि मैथमेटिक्स में आप जब फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं तो कर लिया, लेकिन जो स्टूडेंट उस डेरिवेशन को इलिस्ट्रेट कर सकता है, मतलब जो डेटा आपने बनाया, जो मैथमेटिकल डेटा बनाया, उसको आप एक सेंस में बदलते हैं, इसका मतलब वो ट्रू मैथमेटिशियन है। तो वो क्या है, सच्चा मैथमेटिशियन, जिसको ये सिर्फ वैल्यू ही नहीं पता है बल्कि उसको ये है इसका मतलब क्या है। ठीक है सर 42 पॉइंट ना होगा, PI क्या हो गया, 42 पॉइंट ना आएगा, बाई 2 डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, यस सर 42 42.1 आएगा। कैसे 42.1 आएगा जी, हेलो सर, हाँ सर 8.31 होगा। अच्छा चलो 8.31 होगा, वो कर देते हैं, वो करेक्शन कर हाँ जो मैंने जोड़ा नहीं, आप लोगों ने कहा और मैं मान गया, ठीक है ना, 10.31 हाँ आप लोगों ने कहा और मैं मान गया, ठीक है, क्या है 8.31 है, हाँ, किससे डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, 2 है ना, वो हाँ 2.3 से डिवाइड कर रहे हैं जी, डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा PI वैल्यू इक्वल टू, बोलिए 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 सब लोग, 4.15 415 4.155 ये होगा,
यस सर। हाँ यही होगा 11 W 10 W, हाँ यही होगा। ठीक है। अब आ रहा है यहाँ पर मुद्दा कि हम कोई अगर हमसे देखिए एग्जामिनेशन में जो नेट का एग्जाम होता है ना, वो यहाँ तक तो चलिए सब जानता है। अब वो पूछेगा इसका क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस डेटा। सेकंड वो पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस डेटा एंड व्हाट डू। तो आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे बनता है। अब वो पूछा रहा है आपसे कि आप बताइए कि 2.34 का मतलब क्या हम समझे, 5.97 का मतलब हम क्या समझे। तब जो है ना असली विद्यार्थी का जो रौनक है उसके चेहरे पर लौटता है, जो समझा हुआ रहता है इन चीजों। हम लोग क्या कहते हैं सर, ये जो 2.31 है 34 है, यह वो डेटा है एट दिस वैल्यू। देखिए कैसे लिखते हैं, एट दिस वैल्यू फर्स्ट प्रोटॉन इज लॉस्ट फ्रॉम द COOH ग्रुप। मेरी बात समझ में आई? मैंने क्या कहा कि एट दिस pH वैल्यू द फर्स्ट प्रोटॉन, प्रोटॉन किसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, H प्लस को, है ना, इज लॉस्ट फ्रॉम अल्फा COOH ग्रुप। अच्छा ठीक है भाई, व्हाट अबाउट द नेक्स्ट, 5.79 का मतलब क्या है। तो यहां पर लिखते हैं एट दिस वैल्यू सेकेंड, ठीक है ना, क्या लिखते हैं कि सेकेंड प्रोटॉन H plus ion is lost from the alpha NH3 group। ठीक है, अल्फा NH3 ग्रुप, बस NH3 के ऊपर क्या होगा, उसके पास क्या होगा, एक प्लस चार्ज होगा। और अब बोला कि इसका मतलब क्या होता है, Pi इक्वल टू, लिखेंगे एट दिस वैल्यू वो फंक्शनल ग्रुप्स are completely deprotonated and net charge is 0। देखो कैसे इस वैल्यू को लिखा था। पहला प्रोटॉन जिस जगह पर निकला उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, pKa। दूसरा प्रोटॉन जब निकला तो pKb, और जब सारा प्रोटॉन निकल गया तो pKi, क्योंकि इस जगह पर आपका नेट चार्ज क्या है, 0। ठीक है, आपका मन में होगा सर थोड़ा इसको एक इसी स्टेटमेंट को एक एग्जांपल समझा दीजिए। इसको आप लोग लिख लिए तो हम मिटा देते हैं, इसको मिटा दें। यस सर। हम समझ आते, चुप आप लोग हो जाते, हम समझ आते हैं। देखो कैसे, इस स्ट्रक्चर का जितना अभ्यास होगा उतना बेनिफिट होगा आपको। सर पीआई का मतलब यही हुआ कि मतलब इस जगह पे कंप्लीटली प्रोटॉन लॉस हो चुका है। कंप्लीटली, बिल्कुल। देखो पहला प्रोटॉन निकला है यहाँ, जैसे ही पहला प्रोटॉन निकला उस डेटा का हम लोग क्या बोलेंगे, पीके। ठीक है, बन गया। पहला प्रोटॉन तो एसिड ग्रुप से निकलेगा भाई, निकल गया, वो क्या हो गया, वीक बेस बन गया। अभी दूसरा प्रोटॉन यहां से निकला, फिर प्रोटॉन निकला, चाहे यहाँ आर ग्रुप भी है, ठीक है ना। फिर प्रोटॉन निकला, जैसे प्रोटॉन निकला इसको हम लोगों ने कहा पीकेबी, है ना। और फिर क्या हो गया,
H2N C R C O ऐसे। अब आप इस फॉर्मूला में जिस डेटा पर, अब चलो हम डेटा कैसे बनाते हैं, चलिए हम डेटा बनाते हैं। यहां पर क्या है, इस जगह पर 0 है, ठीक है जी। हाँ, देखिए डेटा में कैसे बनाता हूं। यहाँ 0 है वैल्यू, यहाँ 7 है और यहाँ पर 14 है। यही हम लोग कहते हैं नॉर्मल डेटा। अब पीके का वैल्यू क्या था, 2.34। ओके, अब इसको 7 टुकड़ा में बांटते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, ठीक है। अब हमने लिखा इसको, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ये तो केमिकल डेटा है जो हम लोग ऑब्टेन नहीं करते हैं, लैब में ऑब्टेन लोग करते हैं। 6 7 8 9 10 11 12 13। अब पीके का वैल्यू क्या है, तो हम लोग बोला गया ग्लाइसिन का 0.1 पर हाउस टेम्परेचर पीके का वैल्यू है 2.34। तो 2 ये हो गया और 34 क्या होगा, ये जगह। मतलब जैसे ही इस जगह पर पहुंचेगा, जैसे ही इस जगह पर पहुंचेगा, क्या होगा, एक प्रोटॉन निकल जाएगा। चलिए, पीके बी कितना है, हम लोग बोलते हैं पीके बी जो है वो है 9.6। यही था 9 और ये हो गया 6 यहां पर, ठीक है। अब पहला जो वैल्यू है वो वैल्यू कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, वो वैल्यू यहां एग्जिस्ट कर रहा है, जहां पर हमें लगे दी जाए। दिस इज पीके ए। दूसरा वैल्यू कहाँ है, पीके बी। तो पीआई वैल्यू क्या होगा, इन दोनों का एवरेज होगा। इन दोनों का क्या होगा पीआई वैल्यू, इन दोनों का एवरेज होगा। एवरेज हम लोग कैसे निकालते हैं, तो बाय 2, तो बाय 2 तो 5.97। जैसे 5.97 की बात आएगी, ये हो जाएगा करीब यहाँ, ये हो गया आपका। मतलब इस जगह पर जैसे ही पहुंचेगा, इस जगह पर जैसे ही पहुंचेगा, क्या होगा, नेट चार्ज जो है वो 0 हो जाएगा, करेक्ट। इस जगह पर जैसे अब बोलेंगे सर लेकिन न्यूट्रल तो यहां होता है, इसलिए आइसोइलेक्ट्रिक पीएच को कभी भी न्यूट्रल पीएच नहीं बोलते हम लोग, कभी भी भूल के भी मत बोलना, क्योंकि आइसोइलेक्ट्रिक पीएच का मतलब हो गया जब नेट चार्ज 0 हो जाए, ठीक है ना। क्योंकि मैंने देखा है बहुत लोग स्टूडेंट भ्रम में, इधर तो एसिडिक है, इधर बेसिक है, तो बीच में न्यूट्रल। नो, आइसोइलेक्ट्रिक पीएच कैन नॉट बी सेड न्यूट्रल पीएच। यह हमेशा कहा जाता है कि एट पीएच at where the net charge is 0, ठीक है। जहां पर क्या हो, नेट चार्ज 0, एक प्लस चार्ज, एक प्लस चार्ज, एक माइनस चार्ज, इट्स कॉल्ड 0। अब आप देखिए पीके में क्या हो रहा है कि आपका एक प्रोटॉन निकल रहा है, पीके बी में क्या है, दोनों प्रोटॉन निकल गया, कंप्लीटली डीप्रोटोनेटेड। और पीके आई पर क्या है कि 1 इज प्रोटोनेटेड एंड 1 इज डीप्रोटोनेटेड। हमको लगता है कि हमने पिछले लाइन में कुछ मिस्टेक किया था लिखने में, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस अब किसी को सवाल पूछना है तो फटाफट पूछो यहां पर। मतलब सबको क्लियर है। इसलिए कभी भी पी आई इज नॉट द न्यूट्रल पीएच, करेक्ट। कभी भी पी आई को हम लोग न्यूट्रल पीएच नहीं कहते हैं, इस बात को हमेशा याद रखना, इसमें कहीं भ्रम नहीं होना चाहिए। पी आई इज ऑलवेज अ पॉइंट, अ वैल्यू एट पीएच स्केल। पीएच स्केल पर यह एक वैल्यू है जिस जगह पर
नेट चार्ज 0 हो जाता है, नेट चार्ज 0 हो जाता है। ठीक है, जब एसिडिक हो मीडियम तो कंप्लीटली प्रोटोनेटेड, जब बेसिक हो मीडियम तो कंप्लीटली डीप्रोटोनेटेड, और जब मतलब आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पर हो, मतलब पीआई पर हो, तो बोलते हैं कि वन ग्रुप इज प्रोटोनेटेड एंड अनदर इज डीप्रोटोनेटेड। करेक्ट, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि बेसिक होने पर कंप्लीटली डीप्रोटोनेटेड होता है, एसिडिक कंप्लीटली प्रोटॉन लेकर रहता है। करेक्ट, एसिडिक पर कोई प्रोटॉन का लॉस नहीं होता है, बेसिक पर सारे प्रोटॉन लूज रहते हैं, और पीआई वैल्यू पर एक प्रोटोनेटेड होता है और दूसरा डीप्रोटोनेटेड। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी आराम, कुछ समझ में आ रहा होगा कि हाँ ये तो ऐसे हो सकता है। जो मेरा नेक्स्ट क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास उसका टॉपिक होगा क्या, उसका टॉपिक होगा कि वैसे कंपाउंड एसिडिक एंड बेसिक कंपाउंड्स का, अमाइनो एसिड्स का हम कैसे निकालेंगे पीआई वैल्यू। ठीक है, कैसे निकालेंगे पीआई वैल्यू, ये हमारे क्लास का है। और अब ये लास्ट की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, कुछ ग्राफ बनाएंगे। तब तक आप